और भास्कर भाई। हाँ जी, बिल्कुल। कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए, चीज़ें बताई, बहुत बढ़िया लगा सुन के, आपके मार्क्स सुन के बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ी देर के लिए उन चीज़ों को छोड़ दो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए सर ने वीडियो बना दिया कि जो भी बात उन्होंने बोली वो एनालाइज करके बहुत अच्छे से एनालिसिस वीडियो लेके आए। साथ में वो नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक का जो कंटेंट सर लेके आए, वो मेरे हिसाब से आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्ड में, बहुत ज़्यादा डिटेल में सर ने सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें तो बताई दी है। अब बेसिकली एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर ने आपके साथ शेयर करिए है कि सर का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। उसी क्रम में अब इंटरव्यू लेटर कैसा कैसा दिखेगा और उसमें किन जो बच्चों के मैसेज आ रहे थे, आपके जो कॉल आ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, फिर भी जो इंटरव्यू लेटर में ही डिमांड की गई है उन चीजों को लेकर के हम आपके सामने आए। तो एक बार जरा हम उन चीजों को देखते हैं। बिल्कुल, इससे पहले मैं एक बात शेयर करूं आपसे कि आपने जो वीडियो को देखा है उससे आपको काफी सारी चीजें मिली हैं और आपको जितने भी डाउट्स है वो भी क्लियर हुए हैं और आप हमसे पूछते भी हो, फोन भी करते हो, लेकिन अच्छा लगता है सर, अच्छा भी लगता है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो चीजें हमने फेस करी थी वो चीज अब आप फेस कर रहे हो, तो हम नहीं चाहते जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी वो आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपके साथ जुड़ते हैं। इवन हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, लेकिन आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कुछ ऐसी बातें ना पूछे जिससे हमें थोड़ा ऑकवर्ड फील करे। सर आपके पास भी कॉल आते हैं, बिल्कुल हमारे पास फोन आते हैं, कई बार आरपीएससी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। आप एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू देने जाओगे क्या? फिर आप कैसे मतलब परफॉर्म करोगे? आप समझ में नहीं आता। तो इस तरह की बातें आप जो करते हैं ना फोन पे, वो बिल्कुल सही नहीं लगती। मतलब आप एक एस्पिरेंट हो, आपकी मन की भावनाएं, प्रश्न स्वाभाविक है, इसलिए मैं आपको कुछ उस तरह के उत्तर नहीं देता, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा अंदर से दुखित हो जाता है कि भैया किस माइंडसेट के साथ आने वाले आपके इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं। हाँ। इवन मैं जब आपके स्कोर सुनता हूं तो हमें अच्छा लगता है कि वाओ, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद फिर जब आप लास्ट में जाके ऐसी बात बोलते हो तो आपने जो 5-7 मिनट बात करी है ना, उसका भी सेंस लगता है कि नहीं यार, ये कैंडिडेट पता नहीं क्या झूठ भी ऐसा हो सकता है कि झूठ भी बोल रहा हो, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट थे कि वो बोलते थे कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे, इतने मार्क्स आ रहे, जबकि ऐसा नहीं होता था, उनका इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया उनका। इवन मैं बता रहा हूँ जो मार्क्स की बात है ना, जैसे आप बोलते हो कि फर्स्ट पेपर में कितने, सेकंड पेपर में कितने, इंटरव्यू में कितने, मैं बोल रहा हूँ आरपीएससी टोटली आरपीएससी अनियमितताओं का खेल है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात, सही लाइन बोली सर आपने। अनियमितताओं पे एक वीडियो लेके आऊंगा प्रॉपर्ली। इंटरव्यू में जो आपका स्कोर है ना, वो कहीं से भी कहीं तक वेरी करता है। साइंस स्ट्रीम में अलग, मैथ्स में अलग, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, सब में अलग अलग मार्क्स चलते हैं। लिटरेचर वालों को अलग नंबर मिलते हैं। तो ये बहुत अनियमितताओं का खेल है। कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप कुछ नहीं गेस कर सकते कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। ऐसे भी बच्चे हैं जो 60 दोनों पेपर में भी लिए हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू में अच्छे स्कोर ना आए, और ऐसे भी बच्चे जिनके बहुत एवरेज स्कोर होते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है, ध्यान रखना, मेरा मानना ऐसा है। तो आप ये चीज लेके चलें कि आप, और आप, हमने आपको काफी बार बता दिया, आप बार बार कभी ये मार्क्स पूछ रहे हैं, कभी इंटरव्यू के, कभी उनके क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, आपको इन चीजें मतलब नहीं है। आप अभी केवल इंटरव्यू पर फोकस करिए ना, आप इंटरव्यू पे फोकस करिए। आपका एग्जाम हो गया, अगर आपके पास 130 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तीनों पेपर के मिला के, तो आप बहुत अच्छे रेस के अंदर है, आप आराम से करें। आप 120 से 130 के बीच में भी लाई कर रहे हैं, मैं जनरल पे बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर भी आप रेस में, इंटरव्यू कॉल आएगा, आपको फाइट करना है। जंग हमेशा अंतिम दम तक लड़ी जाती है, आपको बीच में हथियार छोड़ देना है। तो चाहे आपको इंटरव्यू कॉल है 110 नंबर पे, अगर कट ऑफ में इंटरव्यू कॉल आ रहा है 112 पे आ रहा है, आपको फाइट करना है। ये नहीं कि लास्ट कट ऑफ कितनी जाएगी तो उसके पहले ही हम और फालतू की बातें करने लग जाएं। स्क्रीन पर हम आपको नंबर देते हैं, कांटेक्ट नंबर, तो आप कम से कम ऐसे सवाल ना पूछिए जिससे हम मतलब आपसे बात करने में फिर आगे कतराएं, हमें लगे कि यार इससे क्यों बात करें हम, ठीक है, क्योंकि ये चीजें सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है चीजें। जो चीजों पे आपने रिस्पांस दिया, मतलब वो बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि किस तरह से होना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इवन पेन के लिए आपने तारीफ करी। बाकी 1-2% लोग तो आप जानते हैं हर प्रकार के लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए वो वीडियोस है भी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि वो लोग देखें। जो लोग जेन्युइन है ना, उनके लिए है, जिनको जरूरत थी, उनको जरूरत महसूस हुई, उनके वो चीज काम आई, दैट्स इट। यही पर्पस था हमारा, कि जो हम परेशान हो रहे थे और हमें कोई इस तरह का मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, हम परेशान हुए थे इंटरव्यू के लिए, हम परेशान हुए थे एक्सपीरियंस जानने के लिए लोगों के। तो वो एक्सपीरियंस अगर हमको मिले आप लोगों से, हम आपको दे पा रहे हैं आप लोगों को अब, और सर अपन उन चीजों को फुलफिल भी कर रहे हैं। अपन बिल्कुल जो चीजें अपन ने फेस करी थी, जो प्रॉब्लम्स हमें आई थी, हम उसको मतलब फुलफिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आपको कोई इशू ना आए, छोटी सी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। इवन मैं तो ये भी बोल देता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, एक बच्चे ने कहा था कि मेरे को सर नींद नहीं आ रही 3 दिन से, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मार्क्स के बेसिस पर कि भैया मेरे सिली मिस्टेक हो गई थी। यार का वीडियो बनाया था हमने आपको, आपने बताया था कि सिली मिस्टेक सबके साथ होती आएंगी और होती ही रहेंगी, वो कभी नहीं रुकने वाली चीज है। तो उससे परेशान मत हो, हर कोई करेगा। मैंने आपको बताया था, कोई 8वां क्वेश्चन गलत करेगा, कोई 10वां, तो कोई 12वां, तो वही चीज है। अब आप परेशान मत हो कि मैंने एरोमेटिस्ट्री का सवाल गलत कर दिया, या मैंने सिंपल नेम रिएक्शन का सवाल मुझसे नहीं हुआ। ऐसे कॉल ना आए तो अच्छा रहेगा। आपके जो जेन्युइन सवाल हैं वो आप पूछो फोन करके, हम कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर, कि आप परेशान ना हो। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप जब जॉब में आएंगे ना, तब आपको थोड़ा सा एहसास होगा, शायद आप तब इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। किस तरह से सर ने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। आप खुद भी देखते होंगे कि कई बार हम दोनों भी साथ नहीं आ पाते। सर इतना
बिजी रहते हैं, हमें पता है अच्छे तो से। दोनों इसलिए काफी दोनों का प्रोसेस वही है कि आप जब आएंगे जॉब में तब आपको थोड़ा एहसास होगा चीजों का, वो जॉब में आने है के ना? बाद ही हाँ, पता वो चलेगा तब सर पता को। चलेगा कि सर ने कितना टाइम निकाला, सर तो आपसे बहुत ज्यादा जुड़े रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल। से जुड़ते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट अपन, करते हैं, बिना बिल्कुल। किसी टाइम के लिए। तो इस तरह का आपका जो इंटरव्यू लेटर होगा, इस तरह का बेसिकली इंटरव्यू लेटर आएगा, बिल्कुल। लगभग 2 से 3 पेज के अंदर होगा, लोगो वगैरह भी होंगे आरपीएससी के, बेसिक डिटेल्स होगी। और जो सबसे अच्छी खास बात है इंटरव्यू लेटर की, सबसे पहली लाइन उसमें ये लिखी That's होगी, great, sir. आपके नाम वगैरह लिखने के बाद क्या बोल रही है आरपीएससी, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। मतलब कमीशन ने डिसाइड किया है, आपको इंटरव्यू कॉल किया है। ये लाइन पढ़ के मतलब हमारा दिल जो है गदगद हो गया था कि कमीशन ने हमको डिसाइड किया बुलाने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा लगा सुन करके। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए आपको बुलाएंगे, और बाकी जिस भी सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हमको फोन करते हैं, तो उस तरह आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये लाइन बहुत अच्छा लगेगा, कमीशन हैज डिसाइडेड, कमीशन ने डिसाइड किया हुआ आपको बुलाने के बिल्कुल। लिए, है ना? तो अब इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? बेसिकली ये इंटरव्यू लेटर का परफॉर्मा रहेगा, ये फर्स्ट पेज है, बिल्कुल। अब ये तो 2020 वाला इंटरव्यू लेटर था, तो लिया है इसको। और ये इंटरव्यू लेटर जो होगा वो आपके 3 पेज का होगा। फर्स्ट पेज पर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो होंगी, सेकंड पेज पर और थर्ड पेज पर आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, इस पे इस तरीके से लिखा हुआ है, नीचे डिटेल है, आपका जो नाम हमने भी हाइड होगा, की हुई आपके है पापा का नाम होगा, रोल नंबर होगा, बड़ा ठीक अच्छा है। लगेगा देख के, प्राउड बिल्कुल। फील करेंगे आप। ठीक, किन किन चीजों पर बात होगी ये देखिए। सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने? ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर हम एक बार देते हैं बच्चों को, आप इन 10 डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हालांकि ये आपको आपके इंटरव्यू लेटर में मिलेगा, पर ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर कहीं पर नाम का करेक्शन है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही जचा के रख लें अपने पास। ठीक, अब जो अपीयरिंग, ये जो एमएससी के अंदर अपीयर कर रहा है, उसकी तो हम डिग्री कहां से आएगी, लेकिन बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं ना। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, साथ में इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक पूरा ओरिजिनल सेट, इसी क्रम में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की, और साथ में ये सारे, अगर एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप नहीं लेके आए इन 10 में से कोई भी एक, तो ध्यान रखना फिर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये मत सोचना अंडरटेकिंग भरवा लेते हैं, अंडरटेकिंग भरवाने का सर अलग प्रोसेस है, बिल्कुल वो चीज अलग है, वो उस पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार अपन इस पर देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें। जी देखो, जैसे 10th का आपके क्या, इन्होंने क्या बोला हुआ है, सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है। ठीक है, अभी तो क्या है अपने पास, क्या है जो 10th की, सीनियर सेकेंडरी की अपने पास मार्कशीट आती है, चाहे वो 12th की हो चाहे वो 10th की हो, दोनों में क्या आता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट बहुत पुराने हैं तो उनके क्या होता था, मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था। तो भैया उनको दोनों चाहिए, उनको दोनों चाहिए, ध्यान रखना। उसी तरीके से बीएससी की बात करते हैं, तो बीएससी में आपके कितने सेमेस्टर होते हैं, 6, तो 6 के 6 सेमेस्टर की आपको मार्कशीट भी चाहिए और बीएससी की पूरी डिग्री भी चाहिए। अगर सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर, एनुअल था, एनुअल था, 3 साल के आपके मार्कशीट, 3 साल के इंडिविजुअली, और साथ में आपकी एक डिग्री भी, ये डिग्री भी दी जाती है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर मार्कशीट एंड डिग्री चाहिए, और डिग्री नहीं, दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, और ओरिजिनल चाहिए, ध्यान रखना, ओरिजिनल चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए इसमें। ठीक है, इसी तरह मास्टर्स डिग्री ऑल ईयर्स और सेमेस्टर्स की, और मार्कशीट एंड डिग्री की। अब इस जगह ध्यान रखना, जो एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अवेयर रहना है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली कैसे अवेयर रहना है, हाँ वो सब बता दें। वो क्या हुआ था उसमें कि एमएससी की जो अपने पास आती है मार्कशीट, उसमें ये तो लिखा हुआ है कि आपके कितने परसेंटेज हैं, कितने मार्क्स हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि आप फर्स्ट डिवीजन हो या नहीं हो। ये ध्यान रखना, ये जो बात है फर्स्ट डिवीजन वाली, ये आरयू डिपार्टमेंट वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाले हैं, बिल्कुल उनकी मार्कशीट के अंदर डिवीजन नहीं लिखा होता, डिवीजन नहीं लिखा होता, उनको एक डिवीजन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां कभी नहीं लिखा हुआ कि आप फर्स्ट डिवीजन हुए, सेकंड डिवीजन हुए, थर्ड डिवीजन हुए। आप अपनी एमएससी सेमेस्टर की मार्कशीट देखिएगा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन सर्टिफिकेट आपको पहले लेके जाना है, अदरवाइज उसके लिए आपको अंडरटेकिंग भरवा लिया जाएगा। पर आप उसमें क्यों डिले करें, जब आपको ये बात पता पड़ गई कि आपको डिवीजन सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आपकी नई मार्कशीट्स के अंदर अगर क्लोज डाल दीजिए, हम 2017 में पास आउट है सर, सही बात है, तो 17-18 तक तो डिवीजन नहीं था। हाँ। उसके बाद की अगर एमएससी की मार्कशीट में उन्होंने डिवीजन डाला है तो अच्छी बात है, नहीं डाला है तो आप अपने देखें कि कहीं पर फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो आप तुरंत डिवीजन सर्टिफिकेट अप्लाई करके 100 रुपए की रसीद कटेगी और वो बनवा लेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इंटरव्यू से जस्ट पहले होगा, और अगर उससे पहले अगर आप पैनिक हो जाओ किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर, मार्कशीट को लेकर, या फिर किसी और चीज को लेकर, ठीक है, तो फिर आपका क्या है, आप पैनिक हो जाओगे, आपके हेडेक रहेगा, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बार बार इन पर आपको बोल रहे हैं, आपको हम कॉल करके भी बता रहे हैं, आप खुद कॉल करते हो उसको बताते हैं, हम कमेंट भी करते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, प्रॉपर वीडियोस बना रहे हैं इन पर, ताकि आप पैनिक ना हो उस टाइम पर। ये चीजें जैसे एग्जाम के लिए था ना कि आप बस परेशान ना हो, पैनिक ना हो, वही चीज है कि आपको पैनिक नहीं होना है इन चीजों पे, ताकि आप पहले अरेंज कर लो इन चीजों को। ठीक, इसी के बाद क्या है, नेट स्लेट सेट पीएचडी, जिसके भी जो भी आप एलिजिबल है, जैसे 2009 से पहले वाला क्लोज है तो पीएचडी वाली चीजें, अगर नेट है तो उसके लिए, अगर स्लेट के बेसिस पर, सेट के बेसिस पर आपने अप्लाई किया है तो वो चीजें, वो सर्टिफिकेट्स भी आपको लेके जाने हैं। देखो ये सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, नेट का हुआ या सेट का,
क्योंकि एक कैंडिडेट के साथ मैंने खुद ने देखा था कि मेरे साथ एक स्टेट का कैंडिडेट था, मतलब राजस्थान स्टेट का नहीं था, वो दूसरे स्टेट का था, अदर स्टेट का था। तो वो क्या है, उसके पास सेट का सर्टिफिकेट था, सेट था उसके पास में, लेकिन उस दूसरे स्टेट का था, ठीक है, राजस्थान को छोड़कर। तो उनको उन्होंने इंटरव्यू नहीं देने दिया था सर, वो अपने सामने की बात है। मतलब आप ये मान के चलिए कि सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन वो उसी स्टेट का होना चाहिए, क्योंकि सेट क्या है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बिल्कुल। तो अगर आप एमपी से हैं या यूपी से हैं और यूपी का सेट लेकर के आप सोचें कि अब मैं दे लूं एग्जाम और इंटरव्यू, तो एग्जाम दे लिया उन्होंने बेशक, तभी तो उनका इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनको बड़ा दुखद एहसास हुआ कि अगर दरवाजे से आपको वापस लौट जाना पड़े तो बड़ा ठेस पहुंचता है। मतलब वो 5 बजे तक वेट करा, रोने लग गया था। हाँ, मतलब हमारा इंटरव्यू होकर के हम जब बाहर आए, सर ने भी बताया, मैंने भी देखा, हम मिले भी सही उनसे, मतलब उनको बड़ा दुख हुआ। पर वो चीज है कि हम कैसे दर्द बांट सकते हैं। वो एलिजिबल नहीं थे इसमें, देखो उनकी भी गलती थी। जब उनको पता है, उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें पढ़े नहीं आपने, उन्होंने पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास सेट था, तो वो केवल उसी स्टेट के लिए होगा एलिजिबल। वो जरूर थोड़ी ये अपने राजस्थान के लिए है, राजस्थान के लिए तो है ही नहीं वो चीजें। आपको ध्यान रखना है ना। इसी के साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जाना, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी है, नॉन क्रीमी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, लेकिन ये सब क्या है, राजस्थान के, और प्रेफरेबली विद फोटो, ये ध्यान रखना। जैसे जो पुराने सर्टिफिकेट थे, अगर आप पुराने सर्टिफिकेट बात करें तो उसमें फोटो नहीं आता था, लेकिन जो आजकल जो ई-मित्र से सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं, अप्लाई करते हो आप, उनमें प्रॉपर फोटो आता है, तो फोटो वाले। और अगर फोटो में किसी के पास फोटो वाला भी है और वो फोटो बहुत पुरानी है, तो भैया उसको भी नहीं मानेंगे। एसएसओ से कई बार फैच करती है बिल्कुल, तो वो ध्यान रखना। अब जो सर्टिफिकेट आने लग गए, वो आने लग गए सारे के सारे डिजिटल, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका दूसरे सर्टिफिकेट हो, जैसे अपन डोमिसाइल अपन देखते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर 2012 से पहले जब डोमिसाइल बनते थे ना, तो ये ध्यान रखना कि 2012 से पहले के डोमिसाइल के अंदर डिजिटल नहीं बनते थे, और 2012 के बाद वाले डोमिसाइल थे। तो जैसे मेरे पास जो डोमिसाइल था ना, कहीं चल जाता है, कहीं नहीं चलता। जैसे कहीं चल जाएगा तो आपको लगेगा चल तो गया था, और भी जगह चल गया था, तो जैसे पॉलिटेक्निक दिया था वहां चल गया था, लेकिन बाकी जगह डोमिसाइल नहीं चला। तो ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जब चल रहा है एक जगह, उसी आरपीएससी के अंदर चल रहा है और उसी आरपीएससी में नहीं भी चल रहा, तो ये चीजें हो जाती है कि कई बार जो वेरिफिकेशन करने वाला है, क्योंकि वो अक्षरशः पालना कर रहा है, क्या मैंने आपको पहले बताया, अगर वर्ड टू वर्ड फॉलो करेगा तो जब डिजिटली प्रेफरेबल हो गया, तो हालांकि प्रेफरेबल है, लेकिन उसने बोल दिया भैया डिजिटली भी तो लिखा हुआ है, डिजिटल चाहिए तो डिजिटल चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी आपका डीवी कर रहे हैं ना, जो भी वहां पर बैठे हुए हैं, उनको जो भी आपको बात करनी प्यार से करना, क्योंकि वो देखो, वो मतलब जो आपके बैच में तो जो लेडी थी वो तो मतलब क्या बताऊं, हमारे बैच तक आवाज आ रही थी उन लेडी की, तो बहुत जोर से बोल रही थी, उन्होंने हमें बहुत पैनिक कर दिया था, लेकिन हम पेशेंसली बात कर रहे थे उनसे। उनको मतलब ये था कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कैंडिडेट साथ कुछ भी थोड़ा इशू था, तो वो अंडरटेकिंग के लिए बोल दिया, नहीं चलेगा ये तुम्हारे, तुम्हें पता नहीं है, तुम एपी का इंटरव्यू देने आए हो, तुम्हारे साथ ये चल रहा है। अरे यार, इंटरव्यू देने आए, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हो, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, आप बता दो ना क्या दिक्कत है। आप ये मान के चलिए, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, इसका मतलब आप सब कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आप सब सिलेक्शन के लायक हैं। अब वही चीजें की कुछ अनियमितता है, उस दिन कैसा किसका लक होता है, कैसी किसकी किस्मत होती है, कैसी किसकी मेहनत होती है, बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। तो जब वो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, तो उस दिन, क्योंकि पोस्ट तो 80 है और बुलाया जाएगा 320 से लेकर के, आपको होता है 4% से लेकर के 6% तक के बीच में लोगों को। सर आपने यूपी का भी इंटरव्यू दिया है, यूपी एचईएससी का भी, पीजीटी का भी, और आपने लेक्चर का भी दिया है, तो एक बार जो आप कहते हो ना अनियमितताओं का खेल है ये, तो इस पर भी एक वीडियो लेकर आना सर, प्रॉपर्ली मैं लेके आऊंगा। और बताना सर, आप बोलते हो ना कि मार्क्स बहुत अच्छे और बहुत कम, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हुए। मेरा 5 घंटे तक लगभग इंटरव्यू चला था यूपीपीएससी के अंदर, और लेकिन उसके बाद जब मैं लास्ट लाइन वहां पर रही, क्योंकि 6 जून को आरपीएससी का रिजल्ट आया था और 7 जून को मेरा इंटरव्यू था, तो सर ने यही बोला था कि यार भाई क्यों जा रहे हो आप, आपका सिलेक्शन होगा, अपन सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मैं उस टाइम आगरा, मेरी ट्रेन पहुंची थी, सर का फोन आया था कि सर रिजल्ट आ गया, और वही चीज की सिलेक्टेड हुए जो सर को जो मैंने कॉल किया था उस टाइम सर ट्रेन में ही थे। सर ट्रेन में थे, सर ने बोला अभी आगरा उतर जाओ और आगरा से वापस आ जाओ। पर वही चीज था, मैंने कहा था कि नहीं, इंटरव्यू दे के आएंगे, लेकिन ये दिमाग में था कि एक सीट खराब नहीं करनी है किसी की। तो वही चीज है कि 5 घंटे तक बहुत अच्छा इंटरव्यू चला, क्योंकि अगर यूपीपीएससी इंटरव्यू ले रही है, मतलब एक तरीके से जहां पर वो बोर्ड, जहां पर एक तरीके से यूपी के जो लोग हैं उनका, जैसे आरएस का इंटरव्यू होता है, एसडीएम ग्रेड लोगों का, तो वहां तो आप जानती हो, वहां अगर आपका इंटरव्यू होगा तो अच्छा तो लगता है ना कि आप बोर्ड मेंबर को फेस करो, और जितने इंटरव्यूज दो उतना अच्छा है। तो वो एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि पीजीटी वाला तो बहुत अच्छा था सर, आपको यूपी पीजीटी वाला आपने जो बताया था इंटरव्यू, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं। पर वो चीज है कि जब वो आप इंटरव्यू देते हो ना, और फिर जब उसके बाद आप कैसे अपने मार्क्स को कम भी करवा सकते हो, क्योंकि मुझे वहां सिलेक्शन नहीं लेना था, क्योंकि वेटिंग नहीं निकलता। जब मेरा राजस्थान में हो गया और मुझे यहीं रहना है, तो ऑब्वियसली कि फिर मैं वहां पर किसी की सीट को खराब करूं, अगर मुझे पता है कि वेटिंग नहीं निकलना। क्योंकि फिर फूफा जी का भी यही फोन आया, उन्होंने बोला कि सीट खराब मत कर देना किसी की फालतू में, तो फिर वहां कैसा स्टेटमेंट बोल के आप अपने नंबर को बहुत कम करा सकते हो। तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। मैं 5 घंटे का इंटरव्यू भी, मतलब सर ये कह सकते हैं कि अगर आपको मार्क्स कम कराने हैं तो एक स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़े इसका कोई पता नहीं है। लेकिन आपको कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना। मैंने हर्ट नहीं किया था, जब वो डिस्क्लोज करूंगा तब आपको पता पड़ेगा कि ऐसी कौन सी लाइन बोली थी, जिससे उनको पता पड़ेगा कि हाँ ये यहाँ आने वाला तो नहीं है। दैट्स इट। लाइन तो आपने मुझे भी नहीं बताई। बिल्कुल वो सीक्रेट है सर, ठीक है।
तो अब बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। आपको ये भी चाहिए, एफिडेविट भी चाहिए अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने लिखा है आप मैरिड हो, क्योंकि मैरिड नॉन मैरिड डीएफ में भरा जाएगा। डीएफ के अंदर जो डिटेल भरी है वैसे की वैसे ही आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ चाहिए होंगे। डीएफ पर हम चाहे से एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, सर, लेकिन एक बार बहुत दिक्कत आती है सर बहुत, जैसे हम लोग भी उसको भर लेते हैं ना, मतलब हम सोच रहे थे कहीं डीएफ का वीडियो मिल जाए, कहीं डीएफ का वीडियो मिला, क्योंकि वो लगभग 8-10 कॉलम की सूचना है, मतलब 8-10 पन्नों में सूचना मांगी जाती है अलग अलग। और मतलब ये मान लो कि आपका डिग्री लिखे हैं, आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा उसमें, बिल्कुल पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी, जन्म कुंडली आ जाएगी। और उसमें बहुत आपके मतलब बहुत उस टाइम पे क्वेरीज होंगे। ध्यान रखना जब आपकी वो बहुत बल्क में क्वेरीज आएंगी, हम ये वीडियो क्यों बनाते हैं ताकि एक साथ सभी को सोल्यूशन मिल जाए, राइट। हमको इंडिविजुअली एक एक को उस चीज को बताना पड़े, तो डीएफ पे एक डिटेल सॉल्यूशन लेके आएंगे ताकि सारा काम आपका वहीं हो जाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ आपको क्या है, अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि वहां जो सर्टिफिकेट आपने यूज किया है, अगर आपने फॉर्म भरने के लिए एज का रिलैक्सेशन लिया है तो सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना है। और इसी के साथ ही अगर कोई अदर सर्टिफिकेट है जो रिक्वायरमेंट है आपने कहीं भरा है तो वो भी लगाना है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाने, 2 की जगह 3 रख लेना, 4 रख लेना, कोई नुकसान नहीं है, पर पासपोर्ट साइज फोटो भी ध्यान रखना। कोशिश करना पासपोर्ट साइज फोटो जो हो आपकी वही हो जो आपने फॉर्म में लगाई थी, और अगर नहीं भी है तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना। एक्चुअली जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई होगी ना, फिर वो वाली फोटो ले जाना, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपने रिसेंट लगाई है, बिल्कुल रिसेंट लगाई है, वही लेके जाना फोटोज, है ना। 2 पासपोर्ट साइज लेना। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आप लिस्ट ले लेना, और इसमें ध्यान रखना हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है और आपकी माताजी का नाम है, अगर वो जिस तरह है सिस्टमेटिकली वो उसी तरह रहना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पिताजी का नाम दीप कुमार है, तो अगर वो दीप कुमार में स्पेस है दीप कुमार द्विवेदी, तो फिर वो स्पेस रहना चाहिए हर जगह, फिर वो कंटिन्यू रहना चाहिए कि दीप कुमार द्विवेदी, एक साथ कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। सर मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पर कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी नाम में या किसी अदर चीज में कोई अभी करेक्शन होना बाकी है तो उसको पहले ही करा लें। आप इंटरव्यू से पहले सोचो कि नहीं मैं 5-7 दिन मेरे को उस टाइम समय मिलेगा, मैं उस टाइम करा लूंगा, तो नहीं हो पाएगा उस टाइम चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं एंड मोमेंट पर। तो आप अभी से करा लें उनको, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि मेरे कौन से डॉक्यूमेंट में कमी है। बिल्कुल, कौन आप ये सारे मैच कर लेना अपने और सेट करके तैयार रखना। जिनको भी लगता है हम रेस के अंदर शामिल है तो वो जरूर अपने लिए तैयारी करके पहले से रखें, कमर कस के। और डीएफ में आप जो भी भरोगे ना वो सारी डिटेल वो आपको पता होनी चाहिए। इवन अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो तो उसमें आपने कौन कौन से पेपर लिखे हैं या आपने पेपर लगाए हैं डीएफ के साथ, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए उनके बारे में भी, हर एक चीज के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है सभी सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस जॉब के अंदर, जैसे कि मैं प्रीवियस जॉब के अंदर था, तो अगर मैं प्रीवियस जॉब से वापस इंटरव्यू देने भी आ रहा हूं तो ड्यूरिंग इंटरव्यू मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। ध्यान रखना उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूट का जहां मैं काम कर रहा हूं, कि अगर मैं आरपीएससी में अंतिम रूप से चयनित हो जाता हूं, लैंग्वेज क्या बनेगी। कई बार ऐसे होते हैं, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट खुद ही मुझसे पूछ रहा था कि भैया कैसी लैंग्वेज लिखनी है एनओसी में, ये बता दो, तो वो लैंग्वेज में हमको आपको बता देंगे कि अगर आप जॉब में तो। बाकी राजस्थान वालों को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, अगर आप अदर स्टेट आप गाइड कर देना प्रॉपर। सर आपके साथ हुआ है ना ये वाला एनओसी वाला, वो चीज है कि आपको लैंग्वेज प्रॉपर बनानी है कि अगर अंतिम रूप से आप आरपीएससी के अंदर चयनित हो जाते हैं तो आपकी जो पुरानी संस्था है, पुराना इंस्टीट्यूशन है, उसको आपको एक तरह से विमुक्त करने में, कार्यमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उस प्रकार का आपको सर्टिफिकेट यहाँ एनक्लोज करना पड़ेगा। ये ओरिजिनल जाएगा, ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा वहां पर, ठीक। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरव्यू के डेट में कोई चेंज नहीं होगा कि भैया मैं बीमार हूँ, मर रहा हूँ, हो रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चारों को थोड़ा देख लेना सही से, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन पर बेस्ड ही आते हैं, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। देखो हम जेन्युइनली बता रहे हैं, आप इतने अच्छे कैंडिडेट होने के बाद भी, इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हो, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद, उसके बाद अगर आप ऐसे सोच रख रहे हो तो फिर ये सही नहीं है। फिर ये आपका जो एटीट्यूड है वो फिर नेगेटिव वे में जाता है, हमारे लिए भी और कमीशन के लिए भी। आप ये चीज देखिए ना कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा ना वो सिलेक्ट होगा। आप ये सोच के देखिए, अगर मैं डेटा की बात करूं सिंपली, आप इस चीज को, आप जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लोग ये बोलते हैं कि आरयू से बहुत ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं क्योंकि आरयू के बोर्ड मेंबर आते हैं। भाई हम 4-5 लोग बैठे, हमारे किसी के नहीं खुला। आप ये सोचो कि आप आरयू से सिलेक्शन की बात करते हो, मैं आपको बोलता हूँ 2015 से 2017 के बैच में हम जो 40 लोग 42 लोग इसके अंदर थे एमएससी के अंदर, उसमें से 5 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। मैं, कपिल सर, हम एक ही बैच के हैं, कोमल मैम, इसी के साथ हंसराज सर, कृष्णा सर, ये 5 हम एक ही बैच के हैं। मतलब ये ताज्जुब किया डिपार्टमेंट वालों ने खुद ने, और हमारे 5 के किसी के भी कोई ऐसा नहीं आया था कि हम डिपार्टमेंट से नहीं गिरे, डिपार्टमेंट के एक ईयर की बैच है, 2017 का बैच है। टोटल अगर बात करूं काउंटिंग की, फैक्चुअल डेटा की, तो 18 बच्चे सिलेक्ट हुए थे 40 में से। बिल्कुल। तो अब इससे दोनों चीजें हैं, जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो मोटिवेटेड भी हो, और जो दूसरे हैं वो डिमोटिवेशन बिल्कुल ना हो कि भैया डिपार्टमेंट से सिलेक्शन होते हैं। नहीं, डिजर्विंग का सिलेक्शन होता है, डिजर्विंग का ही होता है और डिजर्विंग का ही होता रहेगा। अगर आपको लगता है, जैसे मुझसे कई ऐसे लोग जुड़े, मैं नाम स्पेसिफाई नहीं करूंगा, जो 2013 से भी, 16 से भी इंटरव्यू दे रहे हैं, 18 से भी इंटरव्यू दे रहे हैं, 3-3 बार उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक बार भी ये चीज नहीं बोलते कि आरपीएससी में कुछ इस तरह की बातें होती है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो बोलते हैं कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी रह रही है, और वो जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उनके अंदर वो अभी भी इतना
इतना स्ट्रांगली वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं फोड़ के आऊंगा, और उन्होंने बहुत अच्छे से फोड़ा, और मैं दुआ करूंगा कि सिलेक्शन हो उनका। सर ये जो भी कैंडिडेट अच्छे लोग हैं ना, उनके लिए दिल से दुआ है भाई, उनका सबका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो उनका सिलेक्शन होगा, सर, मतलब आप ये मान के चलिए सर, हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो वहाँ स्टूडेंट थी हमारी नेहा शर्मा, उसके सिलेक्शन पे हमें ज्यादा खुशी होती है रादर देन हमारे, क्योंकि अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है ना यार तो बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग है ना, वो फीलिंग नहीं समझ पाओगे आप। खुद के सिलेक्शन पे आंसू नहीं आते, लेकिन बच्चों के सिलेक्शन पे आंसू आ जाता है, तो खैर अलग सर चीज़ ये है। कैंडिडेट भी कम हाँ, नहीं है, ये भी तो स्कूल आप लेक्चर वाले कैंडिडेट हैं ये भी, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने आपके बहुत आपके मेहनत कॉल करी आए है, बहुत लोगों के, आप लोगों ने बहुत मेहनत इतने करी अच्छे है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके अच्छे भी। मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जाएं। अगर आप अभी से मानसिकता नेगेटिव बना लेंगे ना आरपीएससी के लिए, आपकी आंखों में दिखाई देगी। और आरपीएससी इंटरव्यू के दौरान जिसे सर ने अपना साझा किया एक्सपीरियंस, किन किन चीजों पे दिक्कत होगी वो मैं आपको और बताऊंगा। बिल्कुल इसी के साथ एक पॉइंट क्या था, जब ये 2020 का इंटरव्यू चल रहा था, 21 में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कोविड वाला, फॉलो द बिल्कुल कोविड गाइडलाइंस। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें बहुत ध्यान रखना है, फॉलो द कोविड गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये साफ साफ स्पेसिफाई लिखा हुआ था उसमें, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइंस का पालना करना है। तो जैसे मैं आपको एक साझा करता हूँ मेरे इंटरव्यू के बारे में, स्टार्ट करता हूँ मैं, जैसे कि हम सब लोग मास्क लगा के गए थे। अब आपको पता है कि अंदर जाके मास्क उतरवाएंगे वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पहले गले में लटका लें या हाथ में लेके जाएं, आपको पता रहता है इसलिए। बिल्कुल आपको पता है कि वहां जाके उतरवाएंगे, तो आप बस ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है नहीं। अगर उन्होंने लिखा है फॉलो द कोविड गाइडलाइंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर वो आपको बोले आप मास्क उतार दीजिए, तो आप मास्क उतार दीजिए। तो जब कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना है, तो हम वही N95, क्योंकि केंद्र सरकार का है, तो आपको N95 मास्क लगाना है, हम वही मास्क लगा के गए सब लोग। और जैसे हम गेट में एंटर करते हैं, हम उनको ग्रीट करते हैं, जैसे सर ने आपको बताया, आपको विश करना है, अगर आफ्टरनून में तो गुड आफ्टरनून बोलना है, मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग बोलना है, और एक को नहीं तीनों को बोलना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है आपको। तो इन चीजों पर हम डिटेल वीडियो लाएंगे कि आपको कैसे कैसे चीजें ध्यान रखनी है। तो मैं बस ये जिक्र कर रहा हूँ कि जब हम वहां गए, तो उन्होंने जब तक बैठने को ना बोला जाए तब तक बैठना नहीं है। उन्होंने, मैं 1 मिनट का मतलब यूं मानो आपकी लगभग 10 सेकंड का हुआ कि मैं खड़ा था, उन्होंने नहीं बोला बैठने के लिए, और मैं नहीं बैठा। तो वहां से आपके एथिकेट्स मैनर्स आते हैं, तो हम बनाएंगे आपका एटीट्यूड क्या है, आपके एथिक्स क्या है। इसको आप एटीट्यूड बेस मत ले जाना कि यार 10 सेकंड तक बोला नहीं, अब बैठ हाँ, जाता हूँ यार, क्या पता इन्होंने भूल गए होंगे, वो नहीं बोलते नहीं हैं, वो नहीं बोलते। जैसे हंसराज सर ने, चेक करते जब हैं हंसराज सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तो उन्होंने बताया था कि उनको किसी सर ने गाइड किया था कि कई बार वो ऐसे चेक कर लेते हैं कि आपको, जैसे मान लो आपका 2010 में 10th हुआ, आपका 2012 में 12th हुआ, तो कई बार वो ऐसे बोल देते हैं कि अच्छा आपने 2010 में 10th कर लिया और 2013 में आपने 12th कर लिया, जानबूझ के बोलते हैं। तो आप बोल दो कि हाँ 12th कर लिया 2013 में, नहीं, आप उनकी बातों को सुनो। वो जो बोल रहे हैं ना कि आपने 2013 में 12th कर लिया, हंसराज सर ने इंटरप्ट किया हो सके कि नहीं, मैंने सर 2012 में 12th किया है। मतलब जब भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उन्होंने जब भी किया तो उन्होंने इस चीज को स्पेसिफाई किया कि नहीं सर मेरा 2012 के अंदर 12th है। तो उन्होंने बोला अच्छा, और वो मुस्कुराए। मतलब वो जो कुटिल मुस्कान है, वो कुटिल मुस्कान बता रही है कि मैं आपसे गलती करवाना चाह रहा था, क्योंकि फिर अगला स्टेटमेंट ये होता अगर स्वीकार कर ले आदमी कि हाँ सर मैंने 2013 में करी है, तो बोलते 2013 में करी है, तो फिर 1 साल क्या किया। अब आप परेशान हो जाओगे कि यार 1 साल तो कुछ नहीं किया सर, मैंने 12 में किए। अरे आपको खुद के बारे में नहीं पता, आपने 10वीं कब करी, 12वीं कब करी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला भी था जब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स में कितने परसेंटेज थी। कई बार होता है भूल जाते हैं परसेंटेज, आपकी जो 10th है 12th है बहुत पहले की होगी, वो आज से 8-10 साल पुरानी होगी हो, तो आपको कई बार नहीं भूल गए। आपको मार्क्स भी पता होने चाहिए अपने, कम से कम सब्जेक्ट के मार्क्स तो पता होंगे आपको कि 12th में आपके केमिस्ट्री में कितने आए थे, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो। ठीक है, जब ये था कि उन्होंने मेरे को बोला बैठने के लिए, उसके बाद उन्होंने बोला मास्क को उतार दीजिए। आगे स्टूल जैसा रखा होता है, तो मास्क को उतार के मैंने अपनी गोदी में रखा। हो सकता है कई बच्चे मास्क उतार के टेबल पे रख रहे हो सामने। तो मेरा पहला क्वेश्चन बोर्ड मेंबर से ये था कि आपने मास्क उतार के गोदी में क्यों रखा, लैप में क्यों रखा, अपने सामने टेबल पे क्यों नहीं रखा। तो फिर मैंने उनको वही चीज बताई, क्योंकि आपके हाथ में है ना, आप इंटरव्यू को कैसे मोल्ड करो। यही तो बात है, नंबर का खेल नहीं बताऊंगा खेल, कि आपके हाथ में आप कैसे मोल्ड करो। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि सर जैसा कि इंटरव्यू लेटर में भी था कोविड गाइडलाइंस लिखी, और अगर मैं इसको टेबल पे रखूंगा तो कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, अगर सपोज करो कि मुझे इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन, वो जो सरफेस है वो भी इन्फेक्टेड होगी, और कोई दूसरा कैंडिडेट भी अगर अपना वहां मास्क रखेगा तो वही एक्सचेंज होगा। तो ये चीजें आपको बहुत, मतलब उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि बहुत अच्छे, ये यहीं से पहले स्टेटमेंट से ये चीज आ जाए बहुत अच्छे, तो फिर आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ये आपके मैनर्स हैं जो आपको बचपन से आपके घर वालों ने सिखाए, आपके माता पिता ने सिखाए। तो वो जो मैनर्स हैं ना आपके, वो इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे, ये मेरा मानना है पर्सनली। तो वो जो एथिकेट्स आपका जो बिहेवियर है, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे अपने गुरुजन के साथ हो, मतलब आज भी ये हम देखते हैं कि हमारे जो टीचर्स पुराने हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया है, वो हमें दिख भी जाते हैं तो हम उनको नमस्ते करते हैं। और अगर ऐसा है कि भैया वो कहीं बिजी हैं तो हम उनको बिल्कुल परेशान नहीं करते, हम अपना रास्ता बदल लेते हैं कि भैया सर अब बिजी हैं, उनको परेशान नहीं करते हैं। अगर कहीं बैठे हैं हम और वो हमें आते हुए दिख जाए सामने से, तो हम आज भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाकी जनरेशन देखते हैं तो चेंज हो जाता है, जनरेशन सर बहुत चेंज हो गया अब तो काफी। इस पे तो थोड़े वो जो एथिकेट्स है ना, वो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे यार, तो उनको चीज आप जरूर ध्यान रखें। तो ये आपकी बेसिकली बातें थी जो आज हमने कवर करी। उसके बाद जो डिटेल्ड एक्सपीरियंस वीडियो है वो डेफिनेटली हम लेके आएंगे आपके साथ, और कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग आपसे एक्सपीरियंस शेयर करें, और हम आपको बताएंगे कि आपको इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल क्या डूज हैं,
क्या डोंट्स हैं, ठीक है, और आपको इंटरव्यू के टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज करनी कौन सी नहीं करनी, ये बहुत सारी चीजें ये सर बोल रहे हैं बार बार एटिकेट्स के बारे में बोल रहे हैं, अभी बहुत आपके लिए एक वर्ड होगा लेकिन ये वर्ड नहीं है, पूरा इंटरव्यू इस पर चलेगा, मतलब आप खुद करोगे डिसाइड कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, आप खुद करोगे डिसाइड। ये जो इंटरव्यू की जो 24 नंबर की जो बॉल है ना, ये डिसाइड करेगी कि वो आपको देगा पहले कि आपको मर्जी हो, आप इसको जहां खेलना चाहो, और कई बार लगाना हो, फोर लगाना हो, आउट होना हो, क्या करना है, मारनी हो, सिंपल आपके हाथ में। और अगर आप उसको दे दो कि नहीं आप पूछो, तो फिर भैया उसके हाथ में है गेंद, अब वो स्विंग भी डाले, इन स्विंग डाले, आउट स्विंग डाले, यॉर्कर डाले, फिर तैयार कोशिश तो मैं तो एक बात बोलूंगा, एक वर्ड है मेरे पास जिसका नाम है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन तो मैं चाहूंगा कि आप कभी करना ही मत किसी भी चीज पर, बिल्कुल करना ही नहीं है, मैनिपुलेशन तो होना ही नहीं चाहिए आपके माइंड में, वो जितना पूछ रहे हैं आप उतना जवाब देना। हालांकि इस पर हम एक डिटेल वीडियो और लेकर आएंगे, क्या नहीं करना है, अपन कुछ पॉइंट्स बनाएंगे जनरली जो इंटरव्यू के अंदर होते हैं ना, कि उनमें आपको बेसिकली क्या जवाब देना है, अगर आपके पास गैप है तो आपको क्या जवाब दे रहे हैं, इस पर हम कोशिश करके टाइम निकाल के कैसे कैसे मैनेज करके आपके पास ही लेके आए, ताकि आपको एक थोड़ा सा लेआउट मिले। वो आंसर एज इट इज नहीं रहेगा, लेकिन वो आंसर चेंज हो जाएगा, माइंड में रहेगा, माइंड टू माइंड चेंज हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। और आप भी प्रैक्टिस करते रहो बोलने की भी, ठीक है, और मतलब अपना जो कंटेंट है उससे दूर नहीं होना आपको। और जैसे सर आपने बोला था, बार बार बोलता हूं मैं चीजें, जैसे आज मैंने मॉर्निंग में वीडियो देखी थी, आपके सर ने बताया था वो बात कि भैया परेशान सबको ही होता है, ये ध्यान रखना कि जो डर है ना, वो डर सबको होगा। मैंने आपको पहले बताया था, बस कौन अपने फेस पे लाता है, कौन अपने फेस पर नहीं लाता। अगर यहाँ दिख जाएगा ना वो डर, तो आरपीएससी मेंबर आपकी क्वालिटी टेस्ट को पहले ही कर चुका है। जैसे सर ने भी बताया, ये एकदम फैक्ट बात है कि आपका वहां पर सब्जेक्ट नॉलेज जरूर चेक किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चेक किया जा रहा, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता है, जैसे कि ब्रीफिंग वगैरह होती है, ये बात सबको पता है। आप खुद से ये बात समझ सकते हैं कि जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगा, मतलब वो सब डिजर्विंग है। तभी तो ये आरपीएससी बोल रही थी पहली लाइन कि आरपीएससी ने डिसाइड किया है आपको इंटरव्यू कॉल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए कि आप यहाँ पर आए। तो इसका मतलब उनको पता है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आप डिजर्विंग नहीं, आप बहुत ज्यादा डिजर्विंग हो, क्योंकि डिजर्विंग तो वही हो गया था जिसने एपी का एग्जाम दिया है, बिल्कुल, क्योंकि वो एमएससी नेट करके आया है, बिल्कुल, वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, और आप तो बहुत सुपीरियर हो, बिल्कुल, ठीक है। तो आप वहां बैठे और आप क्वालिफाई करके पहुंच रहे हो, तो वहां सिर्फ ये नहीं चेक करा जाएगा कि आपकी एकदम नॉलेज कितनी है, फैक्चुअल डेटा आपको कितना याद है। बहुत अच्छे से वीडियो सेशन लिखेंगे किन किन बातों पर ध्यान रखना है। और बिहेवियर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, और वो चीज है ना, वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपके अंदर होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एक इंटरव्यू फाइट करना है, आपके अंदर वो चीज होनी भी चाहिए कि किन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या आपके मोरल और क्या एथिक्स हैं। जैसे कि सर कई बार पढ़ाते हैं और सर रोल नंबर्स डालते हैं बच्चों के, आपको शो भी किया उन्होंने कि कितनी कट ऑफ गई, तो आप उसमें गौर करिए। मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी सर को बात, मैंने बताई भी सही, सर आपने सभी के रोल नंबर काटे, क्योंकि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को हमें आप देखोगे यार उसमें क्या है, रोल नंबर आरपीएससी की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये तो एटिकेट्स हैं, ये तो आपके मैनर्स हैं कि आप किसी की पर्सनल आइडेंटिटी क्यों रिलीव करें। सर ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, उसमें मतलब हर कोई इनको शो कर देता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये रिवील करना नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। कि अब जैसे अगर हम आरपीएससी का भी कुछ डाल रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं उनके फोन नंबर वैसे तो पड़े हुए हैं वेबसाइट पे, लेकिन ये चीज सही नहीं है, क्योंकि वो संस्था है और वो संस्था डिसाइड करेगी ना कि आपको कैसे काम करना है, ठीक। तो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। आपके लिए हमें आपके लिए चीजें बना रहे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस मिले, उसी का हमारा पर्पस था मेन, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा ना तो काम थोड़ा सा ही नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का पूरा खेल है, और आपके इंटरव्यू में क्या होने वाला है वो कुछ नहीं पता, आपसे पढ़वा लें, आपसे वहीं पूरा का पूरा इंटरव्यू आपका एक चेयर पर हो जाए, पूरा इंटरव्यू बोर्ड पर हो जाए, पूरा का पूरा इंटरव्यू आपके जो अगर पीएचडी कर रहे हैं तो रिसर्च पे हो जाए, पूरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज पर हो जाए, वो पता चले कि कुछ अलग ही हो जाए, या फिर कुछ मेरी तरफ पासिंग द पास पे हो जाए, आप टॉपिक अलग ही हुआ था, टॉपिक बताते थे, और वो आप इंडिविजुअल बताना, अच्छे से बताना सर, क्योंकि आपके साथ जो हुआ था ना, मैं उसको मैंने कभी नहीं सुना ऐसा, कभी किसी इंटरव्यू दोनों आरपीएससी के अलग का भी था और एक इसका भी था, तो मैं दोनों एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है ना, ध्यान रखना आप कब शेयर करेंगे सर, आप मुझे बता दो, आप तो कोशिश करूंगा जल्दी, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है सर, मतलब आप ये चीज ध्यान रखिए, आरपीएससी का कोई जो इंटरव्यू दिया हुआ कैंडिडेट है ना, अगर आपको वो कहीं मिल जाए तो आप कभी भी उससे ऐसे मत ट्रीट करो कि यार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या गाइड करेगा ना, वो आपको पॉइंट्स बताएगा, आप उससे भी नॉलेज लो। अगर आपको कोई मिल जाता है कि भैया इसने 2 इंटरव्यू दे लिया, 1 इंटरव्यू दे लिया आरपीएससी का, तो आपको बता सकता है कि भैया क्या पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं तो ये तो पता चलेगा कि कौन सी चीज नहीं करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। एटलीस्ट ये ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी बताएगा और आप मान लोगे, जैसे हम कुछ भी बता रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप मान लोगे, आपका खुद का एक विवेकपूर्ण है कि हाँ सर तर्क संगत बात कर रहे हैं, न्याय संगत बात कर रहे हैं या नहीं, तो उसी के बाद ही तो आपका सपोर्ट दिखता है कि इतना आपका व्यूज आता है, इतना लाइक्स आते हैं, तो वहीं से प्यार पता पड़ जाता है। अगर आप तर्क संगत बात करेंगे, बिल्कुल सही बातें बताएंगे, तो चीजें जरूर सही होंगी। तो आप उनसे भी अपने साथ सर स्टार्टिंग से रहा है कि जो चीज अपन ने फेस करी है, जो प्रॉब्लम अपने साथ आई है, वो और दूसरे लोग फेस ना करें, बस यही एक मोटिव था। तो उसी के साथ हम आपसे अभी अलविदा लेते हैं, जरूर मिलेंगे आपसे दोबारा वीडियो में। थैंक यू सो मच।